मेरा नाम प्रिया है। मैं दुल्हन बनी हुई अपने जीजा जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा से ही मेरी शादी हुई थी और अब वह मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था, यह बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर जबरदस्ती मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मुझे अपने पति से बहुत नफरत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ रोहन की खातिर बहुत ही मजबूरी में यह शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे बलि चढ़ा दिया था। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा पति मुझ पर किस तरह जुल्म करता है, वह इंसान से कैसे हैवान बन जाता है, और उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही भी देते थे। मगर वह लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था कि कह ही नहीं सकते कि वह इतनी हैवानियत भी कर सकता है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊं। मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी। और फिर एक रोज मुझे पता चला कि मेरे जीजा विक्रम ने रोहन को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन को पहाड़ी इलाके की तरफ जाने का प्लान बनाया है। जब मेरी बहन ने मुझे फोन किया तो बहुत परेशान लग रही थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। मैंने अपनी बहन से बार बार सवाल किया कि क्या वह ठीक है, मगर वह बात बदल दी और कहा कि वापस आकर बात करूंगी। और फिर दूसरे दिन हमें खबर मिली जिसने हमारे सिर पर बिजली गिरा दी थी। मेरी बहन और मेरे जीजा का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा घर दुखी से पागल हो गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। और किस्मत का खेल देखो, मुझे अपनी बहन का आखिरी चेहरा देखने का नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी बात को सोच सोचकर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वहां पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मजे से बैठे हैं। मेरे जीजा लौट कर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान थी, और वह मुझे कह रही थी कि प्रिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे रोहन का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में विक्रम को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आएं और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जरूर विक्रम ने मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने विक्रम को दिलासा दिया और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से सवाल पूछे तो मेरे घर वालों ने भी विक्रम की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन की ही मौत क्यों हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ये मेरी बहन को मारने की सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार जंगल की सैर करने के लिए जाते हुए मेरी बहन और जीजा हमेशा रोहन को भी अपने साथ लेकर जाते थे। मगर इस बार वह पहले से ही रोहन को उसकी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझे गुस्से से डांटने लगे थे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया है, इसीलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी हैं और अपने जीजा जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरे जीजा विक्रम हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके पास पहुंच गई थी और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आई हैं। मैं एकदम विक्रम से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था और वह इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वह मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर विक्रम की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वह कुछ मुजरिम वाले थे। फिर विक्रम संभलकर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो
तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर सच्चाई किसी को बताओगी तो कौन विश्वास करेगा? इसीलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। विक्रम की दिलेरी पर फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब विक्रम ने हमारे घर आना बंद कर दिया और रोहन को भी कुछ दिन के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में भी सब मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। विक्रम के शब्द मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे थे। वह अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वह यह भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं था और सब विक्रम पर अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 2 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं तो यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी, जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर जिंदगी गुजारी हो। और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि विक्रम को एक बीमारी थी। उसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा छोटा छोटा सा 6 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि विक्रम के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि रोहन को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं रोहन को यहाँ घर पर बैठकर भी पाल सकती हूँ, मगर विक्रम रोहन को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी विक्रम के साथ करवा ही दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे डर था कि मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत है। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घरवाले विक्रम की असलियत से अनजान होने की वजह से पहले ही एक बेटी को गंवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं दुल्हन बनी विक्रम के कमरे में बैठी रो रही थी। रोहन मुझे माँ के रूप में देखकर खुश था और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गया था। विक्रम जब कमरे में दाखिल हुए तो रोहन को मेरे पास सोते देखा तो थोड़ी देर तक रोहन के सिर पर हाथ फेरते रहे। फिर वह रोहन को गोद में उठाकर उसके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाऊं, जहां विक्रम की नज़र कभी मुझ पर ना पड़ सके। डर के साथ साथ मुझे विक्रम से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वह मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी? मगर मैं मजबूर थी। अब मुझे यहीं रहना था। रोहन की खातिर उसके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने पति की बात नहीं मानी या उसकी इज्जत नहीं की तो मेरे घर का माहौल खराब होगा। साथ ही मेरी दीदी ने भी मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम रोहन का ख्याल रखना। और मैं अपनी दीदी के बेटे रोहन की खातिर यह जहर पीने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ यह इरादा भी कर चुकी थी कि जिस तरह विक्रम ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उसे खत्म कर दूंगी। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी जब विक्रम कमरे में दाखिल हुए और मेरा पूरा शरीर उनकी मौजूदगी का एहसास करके ही कांप उठा था। मेरे दिल से दुआ निकली थी कि विक्रम मेरे करीब न आए, ताकि मुझे खुद इनकार करने की तकलीफ ना उठानी पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को एक भयंकर बीमारी लग चुकी है, जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आता था। अपनी बहन की याद आते ही मैं उदास हो गई और मैं रोने लगी। मुझे रोते देखकर विक्रम बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूंगा और तुम्हारे सारे हक पूरे करूंगा। बस बदले में मुझे रोहन बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उसे माँ का प्यार देना, उसकी परवरिश एक अच्छी माँ बनकर करना, जिससे कि मेरे बेटे को माँ की कमी का एहसास ना हो। मैं अपने पति को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चे की इतनी ही परवाह थी तो उसने अपनी वफादार और मासूम पत्नी को क्यों मारा? उसने मासूम बच्चे से उसकी माँ छीनी ही क्यों? और आज उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मेरे बच्चे में माँ की कमी की वजह से हीन भावना ना आ जाए।
मगर मैं कुछ भी नहीं कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूंगी। मैंने खामोशी से सिर झुका दिया था, और इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी उंगली में एक सोने की अंगूठी पहना दी और मुझे प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसीलिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। मैं अपनी माँ के सवाल पर सिर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और सब ठीक है। बल्कि सच तो ये था कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी माँ मेरी बात का विश्वास कर चुकी थी, मगर मैं दिल में सोच चुकी थी कि मैं विक्रम की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूंगी। मेरे घर वाले विश्वास करके चले गए और मैं विक्रम को देख रही थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि विक्रम तो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वह बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं विक्रम सुहागरात को मेरे साथ मारपीट करेंगे, लेकिन सुहागरात को विक्रम ने जिस प्यारे अंदाज में अपना प्यार जताया था, मैं हैरान हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि विक्रम का यह अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए हो। शायद वह मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा कर रहा हो। इसलिए मैं अभी विक्रम पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थीं। विक्रम के पास अच्छा खासा पैसा था और महीने के लाखों कमाता था, मगर उसके बावजूद मेरी बहन पुराने फटे कपड़ों में रहती थी और उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती थी। रोहन के बाद विक्रम ने मेरी बहन को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह जब भी घर आती तो मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे उजड़ी उजड़ी और उदास ही लगती थी। जबकि अब मेरे लिए विक्रम की नरम मिजाजी थी। मैं घर में जल्दी ही कामकाज और रोहन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। रोहन अब थोड़ा ठीक हो गया था और मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। मैं उसको हर तरह से बहलाने की कोशिश किया करती थी। खाने पीने में भी उसकी मर्जी का ख्याल रखती थी। रोहन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मेरी और विक्रम की शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मुझे महसूस होता था कि जैसे विक्रम मुझे हर समय देखते रहते हैं। अब मैं उनकी नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैंने एक दिन तंग आकर विक्रम से सवाल किया कि आप मुझे हर वक्त घूरते क्यों रहते हैं। इस पर विक्रम ने जो जवाब मुझे दिया, उसे सुनकर मुझे जोरों का झटका लगा था। विक्रम बोले कि मैं यह देखता हूं कि तुम वाकई ऐसी हो, या फिर एक दिन तुम भी अपनी बहन की जैसी हो जाओगी। मैं विक्रम की बात पर हैरान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं विक्रम का असल चेहरा देखने को बेताब थी। वैसे ही विक्रम को भी मेरी हकीकत जानने की बेचैनी थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि विक्रम को ऐसे क्यों लगा कि मैं खुद को छुपा रखी हूं, और विक्रम ने यह क्यों कहा था कि मैं अपनी बहन की जैसी हो जाऊंगी। आखिर मेरी बहन कैसी थी? उनके शब्दों ने मुझे उलझा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं और भी उलझती जा रही थी। विक्रम के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती थी कि मैं जिससे कुछ अंदाजा कर सकती। एक दिन रोहन को तेज बुखार हो गया और वह सारा दिन बुखार से तपता रहा। उस समय विक्रम घर पर नहीं थे। मैं परेशान सी रोहन को संभालती रही और उसे सारा दिन कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रही, मगर वह जिद्दी हो रहा था और कुछ खा नहीं रहा था। थककर शाम के समय मैं उसे सुला दिया और उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई, और तभी मेरे पति विक्रम आ गए। वह हमेशा की तरह आते ही रोहन के पास पहुंचे तो रोहन की हालत देखकर घबरा गए और फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी। जब मैंने निकलकर देखा तो रोहन गायब था और नौकर ने बताया कि मालिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने रात के लिए खाना बनाकर रखा और रोहन और विक्रम का इंतजार करने लगी। रात के समय जब रोहन की हालत ठीक हो गई तो विक्रम उसे घर लेकर आए।
मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं वो लाकर दूंगा। लेकिन बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि रोहन की तरफ से लापरवाही मत करना, मुझे यह बात सहन नहीं होगी। विक्रम की बात पर मैं हैरान हो गई। पहली बार मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफरत और गुस्से को जाहिर किया और बहुत ही गुस्से से बोली कि अगर बच्चे की इतनी ही चिंता थी तो उसे उसकी मां से दूर क्यों किया। मेरी बात पर विक्रम ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कमरे से निकल गए। मैंने सिर झटका, रोहन को सूप पिलाया, उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी जो सारा समय अपने बच्चे के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों रोहन उससे दूर दूर रहता था। मुझे आज समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसका बाप उसके दिल में नफरत पैदा करता था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था कि बस उसे ही रोहन की चिंता है और किसी को नहीं। मुझे विक्रम दिमागी मरीज लगने लगा था। मैंने पूरा दिन रोहन के साथ गुजारा था और फिर भी विक्रम ने ऐसी बात कही कि जैसे मुझे रोहन की परवाह नहीं है, सिर्फ उसे ही रोहन की परवाह है, जबकि मैं विक्रम की असलियत जानती थी कि उसने ही रोहन को उसकी मां से दूर कर दिया था। मैं कितने दिन तक रोहन के साथ लगी रही और उसका ख्याल रखती रही, मगर मैं अपना गुस्सा और नाराजगी अपने पति पर जाहिर की और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने पति का खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का विक्रम पर यह असर हुआ कि वह एक दिन मेरे पास आए और बोले, प्रिया, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूं। मैं शक भरी नजरों से विक्रम की तरफ देखने लगी, मगर वह मुझे तैयार होने का बोलकर रोहन के पास चले गए। मैं अभी तैयार हो ही रही थी कि रोहन मेरे गले में बाहें डालकर बोला, माँ, आप कहाँ जा रही हो? और मेरे पति ने उसे जो बात कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वह रोहन से कह रहे थे कि आओ, तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूं, फिर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। रोहन के वहां से जाने पर मैंने विक्रम से सवाल किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिर आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों जाना चाहते हैं? इस पर विक्रम बोले कि मैंने रोहन को सिर्फ बहलाने के लिए यह कहा था, दरअसल हम जहां जा रहे हैं वहां बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर विक्रम रोहन को उसकी दादी के घर ले गए और मैं डरी डरी सी खड़ी रह गई थी। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी विक्रम ऐसे ही अकेले लेकर गए थे और फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे पति मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि उनसे लड़ूंगी और उनसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मेरे अंदर खून खौल रहा था। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है, इसीलिए अब वह मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, जैसे उसने मेरी बहन से पीछा छुड़ाया था। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकलने को कहा। मैं चुपचाप गाड़ी से निकल गई थी और आगे आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। फिर वह मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़ गया। मैं डरी हुई सी अपने पति के साथ चल रही थी और तब वह एक छोटे से घर के आगे रुके और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैं हैरान सी अपने पति को देख रही थी। जब उस घर से एक जवान लड़का बाहर निकला, वह मेरे पति को इस तरह अचानक देखकर परेशान हो गया था। मेरे पति ने नजरअंदाज किया, मेरा हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर चले गए। सामने ही चारपाई पर एक औरत पीठ किए हुए लेटी हुई थी। आवाज पर उसने पलटकर देखा तो मेरे सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गई थी और वह उठकर मेरे गले लग गई। मैंने अपनी बहन को धक्का देकर अलग किया और गुस्से से बोली कि तुम जिंदा हो और हम सब तुम्हें मरा हुआ समझकर रोते रहे। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए थे। विक्रम ने मुझे बैठाया और बोले कि अब तुम सच्चाई जान लो, तुम्हारी बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया था। वह घर में रहकर भी विजय के साथ अफेयर चला रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। वह रोहन को भी नहीं संभालती थी। जरा जरा सी बात पर
उसे डांटना और मारना इसकी आदत बन चुकी थी। और जब रोहन को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला तो वह अपनी माँ से दूर दूर रहने लगा था। तुम्हारी बहन ने खुद को मेरे लिए सजना संवरना छोड़ दिया था। खुद को उजड़ी हुई हालत में रखती, कहती कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है तो तुम्हारे लिए क्यों सजूं। बल्कि तुम्हारी बहन ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं राजेश से शादी करना चाहती हूं। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारा एक बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। लेकिन उसने कहा कि वह तुम्हारा भी बेटा है और उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगे। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं रोहन की खातिर तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा रखी थी मुझे तलाक देने की और राजेश से शादी करने की। एक बार जब मैं घर आया तो मैंने देखा यह रोहन को बुरी तरह मार रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर मैंने इसे मारा भी था, मगर बाद में मैंने इससे माफी भी मांगी थी। लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारी बहन से सख्त नफरत हो गई, उससे घिन आने लगी थी। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने इसे राजेश की बाहों में देखा था। ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वे बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो मर्जी करो। मैंने तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया, मगर वह अब मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और मैं ऐसी पत्नी को रखकर क्या करता। और तब मैंने तुम्हारी बहन को तलाक देकर उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया और यह मशहूर कर दिया कि वह मर गई है। हकीकत क्या है तुम्हारे माता पिता जानते हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी और तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखा तो वह शर्मिंदा सी सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए आंसुओं पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी बहन ने अपने पति से तलाक लेने के लिए मुझे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था उसने अपने पति को, और मैं भी बहन की खातिर अपने पति को मारने चली थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने महान पति को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी। अगर वह इस सच्चाई को दुनिया वालों को बता देता तो मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि आज तुम मेरे लिए सच में मर गई हो। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वह मुझसे और मेरे पति से माफी मांग रही थी, मगर हम दोनों उसे कोई जवाब दिए बगैर घर आ गए थे। हकीकत जानने के बाद मैं अपने पति और अपने बच्चे रोहन के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने अपने पति से माफी मांगी कि मैं तुम्हें अपनी बहन का कातिल समझती रही। मेरे पति ने भी मुझे माफ कर दिया, मगर मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उनसे बेवफाई ना करूं। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन मां होकर भी अपने बच्चे को छोड़ गई थी और मैंने रोहन को जन्म नहीं दिया था, फिर भी उसे मां की मोहब्बत दी थी और आज अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूं। मेरा पति मुझे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने 3 साल के बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे मेरी पूरी दुनिया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।